अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डाटा लिंक लेयर और उसके फंक्शंस की बात करते हैं। डाटा लिंक लेयर हमारे पास सेकंड लेयर है और से मॉड्यूल जिसका काम है नोड टू नोड डिलीवर करना मैसेज को एक नोड से दूसरे नोड तक फ्रेम्स की फॉर्म में डाटा को ट्रांसफ़र करना। ठीक है। इससे पहले वाली लेयर जो कि हमारे पास फ़िज़िकल लेयर है, फ़िज़िकल लेयर के फंक्शंस को भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने सिग्नल्स एंड ट्रांसमिशन मीडिया एंड मल्टीप्लेक्सिंग वेरियस चैप्टर्स को पढ़ा, वेरियस टॉपिक्स को पढ़ा। बेसिकली वो हमारे पास फ़िज़िकल लेयर से रिलेटेड टॉपिक्स थे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारी डाटा लिंक लेयर की और उसके फंक्शंस की। डाटा लिंक लेयर बेसिकली जिन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लाइन डिसिप्लिन, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल है। लाइन डिसिप्लिन क्या है? लाइन डिसिप्लिन बेसिकली लाइन डिसिप्लिन में ये डिसाइड किया जाता है कि किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया को अगर दो या दो से ज़्यादा यूज़र्स शेयर कर रहे हैं, मल्टीपल यूज़र्स शेयर कर रहे हैं, तो किसको राइट है उस मीडिया को यूज़ करने के लिए, किसके पास एक्सेस है, किसके पास राइट है, वो बेसिकली लाइन डिसिप्लिन के अंदर डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट जो डाटा लिंक लेयर का फंक्शन है वो है फ्लो कंट्रोल, जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर डाटा किस स्पीड से भेजना है कि रिसीवर उससे टाइमली रिसीव कर सके और रिसीवर वो बर्डन ना हो और ना ही कोई डाटा पैकेट जो है दरमियान में मिस हो। राइट कंट्रोल के अंदर ये देखा जाता है कि रिसीवर ने जो मैसेज रिसीव किया है उस मैसेज के अंदर कोई एरर तो नहीं है। एरर मतलब कोई मैसेज का पैकेट, कोई फ्रेम जो है बेसिकली लॉस्ट या फिर डैमेज तो नहीं हुआ। अगर डैमेज या लॉस होता है तो फिर सर एरर को कैसे डिटेक्ट करना है और कैसे करेक्ट करना है, रिकवर करना है, वो एरर कंट्रोल के अंदर देखा जाता है। पहले हम देखते हैं लाइन डिसिप्लिन कैसे मैनेज करता है डाटा लिंक लेयर। लाइन डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए डाटा लिंक लेयर बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपके पास किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया को अगर यूज़ करने वाले मल्टीपल यूज़र्स हैं तो उसमें से किस डिवाइस के पास राइट है आपके पास ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ करने के लिए। बेसिकली आपके पास अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ एफिशिएंट द सिस्टम इज़, तो इसके लिए कोई डिवाइस, नो डिवाइस इन इट शुड बी अलाउड टू ट्रांसमिट until the device has the evidence that the intended receiver is able to receive and is prepared to accept the receiver. So basically लाइन डिसिप्लिन में दूसरा मेन एस्पेक्ट देखा जाता है वो ये है कि जिस रिसीवर को मैसेज भेजना है वो रिसीवर इस काबिल, मतलब वो रिसीवर रेडी है डाटा रिसीव करने के लिए या नहीं, कहीं वो बिज़ी तो नहीं है, अगर वो या कहीं वो ऑफ तो नहीं है। अगर वो रिसीव करने के लिए रेडी होगा तो कोई भी सेंडर डाटा को सेंड करेगा और साथ ही साथ जिसको परमिशन होगी लिंक को यूज़ करने के लिए वही जो है लिंक को यूज़ करके डाटा को सेंड कर सकेगा। सो बेसिकली अगर हम इसको समराइज़ करें तो लाइन डिसिप्लिन फंक्शन ऑफ द डाटा लिंक लेयर बेसिकली ओवरसीज establishment of link and the right of the particular device to transmit a given at a given time. Now what is the establishment of link? establishment of link यही है, यही देखना, इस बात का एविडेंस लेना कि रिसीवर जो है वो प्रिपेयर है डाटा रिसीव करने के लिए या फिर नहीं। एक्चुअली सेंडर एंड रिसीवर सबसे पहले लिंक ही इस्टेब्लिश करते हैं, हैंडशेक करते हैं, जिसमें सेंडर रिसीवर को पूछता है दैट वेदर यू आर रेडी टू रिसीव द डाटा और नॉट। अगर रिसीवर उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है तब लिंक बनता है उनके दरमियान और लिंक बनने के बाद दूसरा काम जो होता है ये डिसाइड किया जाता है कि किसके पास अब किस डिवाइस के पास राइट है कि वो डाटा सेंड करना शुरू करें। सो लाइन डिसिप्लिन के अंदर हम बेसिकली ये दो मेन काम करते हैं। अब लाइन डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है जी हमारे पास पोल सेलेक्ट का मेथड और एक है हमारे पास इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट का मेथड। इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट का मेथड उन सिस्टम्स में यूज़ होता है जहाँ पर हमारे पास सेंडर एंड रिसीवर सेम रैंक पर होते हैं, इक्वल राइट्स होते हैं उनके, उसमें से कोई भी मास्टर, कोई भी स्लेव, कोई भी क्लाइंट, कोई भी सर्वर नहीं होता। वहाँ पर हम इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट का मेथड यूज़ करते हैं लाइन डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए। लेकिन जहाँ पर हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, प्राइमरी सेकेंडरी डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पर आपके पास इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट नहीं बल्कि पोल सेलेक्ट का मेथड लाइन डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट मेथड को देखते हैं हम इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट। इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट के अंदर सेंडर और रिसीवर दोनों मिलके खुद से डिसाइड करते हैं कि जो है सेंडर और रिसीवर यानी ट्रांसमिशन स्टार्ट करें या नहीं और कौन डाटा को सेंड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए अगर स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन के लिए, यानी ए के बारे में डिसाइड होता है कि ए विल सेंड द डाटा, तो फिर ए को ये मेक श्योर करना होता है कि दूसरा स्टेशन यानी स्टेशन बी रेडी है या नहीं है। वो इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट में ये काम कैसे करता है बेसिकली उसको हम एक फिगर के थ्रू देखते हैं
ये जी हमारे पास वो फिगर जिसके अंदर स्टेशन ए और स्टेशन बी ने आपस में कम्युनिकेशन करी है। स्टेशन ए को बारी मिली, राइट मिला ट्रांसमिशन लिंक को यूज़ करने का। अब वो क्या करेगा, वो सबसे पहले बी को पूछेगा, बी को इंक्वायर करेगा कि क्या तुम रेडी हो डाटा रिसीव करने के लिए। अगर तो बी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है तो ए और बी के दरमियान एक लिंक इस्टेब्लिश होगा। लिंक इस्टेब्लिशमेंट के बाद अब ए डाटा सेंड करना शुरू करेगा। ए डाटा सेंड करेगा, रिसीवर अगर डाटा रिसीव कर लेगा तो रिसीव करने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, अगर वो रिसीव नहीं कर रहा होगा, रिसीव नहीं करेगा जब तक, तब तक वो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, और जब तक रिसीवर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा तब तक सेंडर अगला मैसेज का डाटा का मैसेज नहीं भेजेगा। सो सेंडर ने एक फ्रेम भेजा, एक्नॉलेजमेंट का वेट किया, फिर सेंडर ने दूसरा फ्रेम भेजा, एक्नॉलेजमेंट का वेट किया। ठीक है, इस तरह से आपके पास से डाटा और एक्नॉलेजमेंट के फ्रेम्स मूव होते जाएंगे और डाटा ट्रांसफर होता जाएगा। लेकिन जब ए अपना सारा डाटा सेंड कर लेगा तो वो लास्ट में एंड ऑफ ट्रांसमिशन का एक फ्रेम भेजेगा, जिससे वो बी को ये बताएगा कि मैंने अब मैसेज भेजना बंद कर दिया। नाउ आई डू नॉट हैव एनी अदर डाटा फ्रेम्स टू सेंड। तो अब भी फ्री है और वो किसी और के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे या ए को डाटा सेंड करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 3 तरह के मैसेजेस मूव करते हैं, 4 तरह के मैसेज: इंक्वायरी, एक्नॉलेजमेंट, डाटा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट एंड 5वां एंड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है जी, क्या हमने कहा है, हमारे पास एक इंक्वायरी का मैसेज हो सकता है जो कि लिंक इस्टेब्लिशमेंट के लिए होता है। एक्नॉलेजमेंट का मैसेज हमेशा रिसीवर की तरफ से रिस्पांस के लिए होता है। डाटा का मैसेज हमेशा सेंडर की तरफ से होता है। एंड ऑफ ट्रांसमिशन भी हमेशा सेंडर की तरफ से होता है। और एक 5वां मैसेज नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी होता है जो कि रिसीवर की तरफ से तब होता है जब रिसीवर या तो रेडी ना हो डाटा रिसीव करने के लिए, या फिर रिसीवर ने डाटा प्रॉपरली रिसीव ना किया हो, तो तब वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप पे ही स्टेशन बी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजे तो यहाँ पे लिंक ही इस्टेब्लिश नहीं होता, और जब तक लिंक इस्टेब्लिश नहीं होता तब तक कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होती। सो ये वो मेथड है जहाँ पे आपके पास सेंडर एंड रिसीवर आपके पास इंडिविजुअल हैं और खुद से डिसाइड करते हैं कि कौन डाटा सेंड करेगा और लिंक कैसे इस्टेब्लिश करना है। जबकि हमारे पास पोल सेलेक्ट मेथड में आपके पास चूँकि प्राइमरी सेकेंडरी आर्किटेक्चर है, सो प्राइमरी डिवाइस ही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वही ये डिसाइड करती है कि सेंडर एंड रिसीवर में से कौन डाटा सेंड कर सकता है, किसके पास राइट है, और लिंक को इस्टेब्लिश करना भी उसका काम है, डाटा को डिलीवर कराना भी प्राइमरी डिवाइस का काम है, या कम्युनिकेशन के रिस्पॉन्स को सेंडर तक पहुँचाना भी प्राइमरी डिवाइस का ही काम है। वो ये काम पोल सेलेक्ट के थ्रू कैसे करती है देखते हैं जी। बेसिकली 2 एक्टिविटीज़ प्राइमरी डिवाइस परफॉर्म करती है, एक को हम पोल कहते हैं और दूसरे को हम सेलेक्ट कहते हैं। ठीक है, पहले पोल का काम होता है और फिर सेलेक्ट का काम होता है। देखते हैं बारी बारी। ये जी एक हमें पोल सेलेक्ट किस तरह के नेटवर्क के इन्वायरमेंट में अप्लाई होगा वो हमें इन्वायरमेंट दिखाया हुआ है, जिसमें हमारे पास एक प्राइमरी डिवाइस है और उसके साथ डिफरेंट सेकेंडरी डिवाइसेस अटैच हैं। तो जिस डिवाइस के पास भी राइट होगा चैनल को यूज़ करने का, एक्सेस करने का, वो कौन डिसाइड करेगा, प्राइमरी डिसाइड करेगा, और फिर प्राइमरी ही लिंक इस्टेब्लिश करेगा और प्राइमरी ही डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। जी, ये है हमारे पास पोल का मेथड। पोल के मेथड में क्या करता है, प्राइमरी डिवाइस जो है सेकेंडरी डिवाइसेस को बारी बारी पोल करता है, यानी उनसे पूछता है वेदर डू यू हैव एनीथिंग टू सेंड। ठीक है, और वो खुद डिसाइड करता है कि उसने किस सेकेंडरी से पूछना है। लेट्स से प्राइमरी जो है सेकेंडरी ए से पूछता है, प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी ए से पूछता है कि डू यू हैव एनीथिंग टू सेंड, डू यू हैव सम डाटा टू सेंड। अगर तो सेकेंडरी ए के पास डाटा हो तो वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट यानी एक्नॉलेजमेंट भेजे, लेकिन अगर ए ने डाटा सेंड नहीं करना तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। फिर प्राइमरी अगले को पोल करेगा, अगली जिसकी बारी है, बी की बारी है, बी को पोल करेगा। बी के पास अगर तो डाटा होगा सेंड करने के लिए तो वो डायरेक्ट प्राइमरी को डाटा ही रिस्पॉन्स में सेंड करेगा, ना एक्नॉलेजमेंट ना नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। और फिर प्राइमरी उसे एक एक्नॉलेजमेंट का मैसेज सेंड करेगा। ये एक्नॉलेजमेंट का मैसेज प्राइमरी अपनी तरफ से सेंड नहीं करता, फिर कहाँ से सेंड करता है उस पर भी हम बात करते हैं। बहरहाल जी, इसी तरह प्राइमरी ने फिर सी को पोल किया, अगर सी के पास भी डाटा नहीं था तो उसने डाटा नहीं बल्कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा। इसी तरह प्राइमरी बारी बारी नेटवर्क पर जितनी भी डिवाइसेज हैं उन्हें पोल करेगा और उनसे पूछेगा कि उनके पास कोई डाटा है सेंड करने के लिए या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि बी ने डाटा दिया है तो अब प्राइमरी इस बी को इसके रिसीवर तक कैसे डाटा पहुँचाएगा। लेट्स से बी ने ये डाटा सी को पहुँचाना है, तो प्राइमरी उस सी तक डाटा कैसे पहुंचाएगा, यानी कैसे बी और सी का लिंक इस्टेब्लिश करेगा और कैसे बी के डाटा को सी को फॉरवर्ड करेगा, वो बेसिकली सेलेक्ट में करेगा। जी, ये है हमारे पास सेलेक्ट का मेथड। सेलेक्ट के मेथड में प्राइमरी ने डायरेक्ट रिसीवर को सिलेक्ट किया। ठीक है, उसे बुलाया, उसे जगाया
और उससे पूछा कि तुम इस वक्त रेडी हो, फ्री हो, अवेलेबल हो, ऑन हो डाटा रिसीव करने के लिए। सी ने उससे सिर्फ और सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट का मैसेज भेजना है। अगर सी डाउन है या बिजी है तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और प्राइमरी जब तब तक सी का डाटा जो है सी को नहीं पहुंच जाएगा जब तक सी एक्नॉलेजमेंट ना भेजे। लेट्स से सी ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी, तो अब प्राइमरी क्या करेगा, प्राइमरी के पास सी के लिए जो डाटा है लेट्स से बी की तरफ से है, उस डाटा को वो सेकेंडरी सी को प्रोवाइड करेगा। और जब सी डाटा रिसीव कर लेगा तो वो एक एक्नॉलेजमेंट का मैसेज प्राइमरी डिवाइस को भेजेगा। प्राइमरी डिवाइस उस एक्नॉलेजमेंट के मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा सेकेंडरी बी को। ये वही एक्नॉलेजमेंट है जब प्राइमरी ने बी को पोल करके डाटा लिया और एक्नॉलेजमेंट भेजी, तो वो एक्चुअली उसने अपनी तरफ से नहीं बल्कि बी के डाटा को उसके रिसीवर तक पहुंचा के उससे एक्नॉलेजमेंट लेके तो बी को सेंड की थी। सो ये लाइन डिसिप्लिन मैनेज करने का दूसरा मेथड है जो कि प्राइमरी सेकेंडरी आर्किटेक्चर या फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यूज़ होता है। ठीक है जी, जिसे ये डिसाइड किया जाता है कि सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान एक लिंक बन जाए, लिंक इस्टेब्लिश हो जाए, और साथ ही साथ ये डिसाइड किया जाता है कि सेंडर एंड रिसीवर में से या मल्टीपल डिवाइसेस में से किस डिवाइस को राइट है कम्युनिकेशन चैनल को यूज़ करने का। नेक्स्ट जो डाटा लिंक लेयर का फंक्शन है वो हमारे पास है जी फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल के अंदर डाटा लिंक लेयर बेसिकली ये मैनेज करती है कि रिसीवर के पास उतना ही डाटा भेजा जाए जो कि वो इजीली रिसीव कर सके। रिसीवर को इतना स्पीडली डाटा ना भेजा जाए कि वो ओवरबर्डन हो जाए और वो डाटा को रिसीव ना कर पाए। और इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए डाटा लिंक लेयर दो डिफरेंट मेथड यूज़ करती है। एक है स्टॉप एंड वेट और दूसरा है स्लाइडिंग विंडो। दोनों का मकसद फ्लो को कंट्रोल करना ही है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। स्टॉप एंड वेट कैसे काम करता है देखते हैं जी। जी, स्टॉप एंड वेट में हमारे पास बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर सेंडर जो है रिसीवर को मैसेज भेजता है। मैसेज भेजने के बाद उसकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। यानी सेंडर ने डाटा सेंड किया और वेट किया, स्टॉप किया और वेट किया एक्नॉलेजमेंट का। जब तक सेंडर को रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती वो नेक्स्ट मैसेज नहीं भेजता। इसका मकसद यही है कि सेंडर जब रिसीवर को मैसेज भेजे तो रिसीवर ओवरबर्डन ना हो बल्कि आसानी से मैसेज रिसीव करता जाए। किस तरह से इसको हम डायग्राम में देखते हैं। जी, इसके लिए हमारे पास इस वक्त डायग्राम मौजूद नहीं है, लेकिन इसके अंदर होगा बिल्कुल ऐसे ही कि जिसके अंदर आपके पास सेंडर ने डाटा सेंड किया और एक्नॉलेजमेंट का वेट किया। जैसे ही उसे एक्नॉलेजमेंट मिली तो सेंडर ने उतनी देर तक वेट किया, स्टॉप किया, अपनी कम्युनिकेशन स्टॉप की और वेट किया रिसीवर के लिए, रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट का। जैसे ही उसे रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिलती है वो नेक्स्ट मैसेज भेज देता है, और जब सेंडर अपना डाटा सेंड करना ख़त्म कर देता है वो एंड ऑफ ट्रांसमिशन का मैसेज भेज के रिसीवर को बता देता है कि नाउ आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू सेंड टू यू फर्दर। ठीक है, इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह से है स्टॉप एंड वेट की। जैसे एक ऑफिसर को जो है टाइपिस्ट से कोई लेटर टाइप करा रहा हो, तो टाइपिस्ट जैसे ही जो है ऑफिसर एक वर्ड कहता है, टाइपिस्ट जब तक उसे टाइप नहीं कर लेता वो तब तक ओके नहीं कहता, लेकिन जब जैसे ही टाइपिस्ट ओके कहता है तभी ऑफिसर नेक्स्ट वर्ड कहता है। ठीक है, यानी बिल्कुल इसमें स्टॉप एंड वेट में भी ऐसे ही है। सेंडर ने मैसेज भेजा, स्टॉप किया, वेट किया रिस्पांस का, जब तक उसे ओके नहीं मिला मैसेज रिस्पांस तब तक उसने नेक्स्ट मैसेज नहीं भेजना। अगर हम स्टॉप एंड वेट को देखें तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि जब सेंडर मैसेज भेज के एक मैसेज का पैकेट भेज के वेट करेगा, स्टॉप कर देगा अपनी कम्युनिकेशन और वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए, तो उस टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड में उसने कम्युनिकेशन को स्टॉप किया और वो वेट कर रहा है नेक्स्ट मैसेज के लिए, नेक्स्ट मैसेज को सेंड करने के लिए एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है, तो उस टाइम में ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ नहीं हो रहा, सो हमारे पास रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं तब। बहरहाल जी, स्टॉप एंड वेट एक आसान तरीका होने की वजह से फिर भी यूज़ होता है। तो फिर इससे बेहतर जो है आपके पास फ्लो कंट्रोल करने का तरीका क्या है, वो है स्लाइडिंग विंडो। जी, स्लाइडिंग विंडो क्या है? स्लाइडिंग विंडो एक तरह की इमेजिनरी विंडो है जिसके अंदर जो कि सेंडर एंड रिसीवर दोनों साइड पे सेट कर दी जाती है, और उन विंडो के अंदर स्लॉट्स बनाए जाते हैं और उन स्लॉट्स के अंदर मैसेज के फ्रेम्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो को स्टॉप एंड वेट से क्या डिफरेंस है? एक ही क्लियर डिफरेंस है, और वो ये है कि स्टॉप एंड वेट के अंदर मैसेज के फ्रेम्स वन आफ्टर अनदर, वन बाय वन, नॉट वन आफ्टर अनदर, वन बाय वन सेंड होते हैं। यानी एक सेंड होता है, फिर कम्युनिकेशन रुकती है, एक्नॉलेजमेंट का वेट होता है, फिर दूसरा सेंड होता है, फिर दूसरा सेंड होने के बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट होने के बाद थर्ड सेंड होता है, एंड अप टू सो ऑन, एक एक करके मैसेज सेंड होता है। जबकि स्लाइडिंग विंडो
के थ्रू हम मल्टीपल मैसेज के फ्रेम्स को एक साथ सेंड कर सकते हैं और उन मल्टीपल फ्रेम्स की एक साथ एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर सकते हैं। ये हमारे पास स्लाइडिंग विंडो का फ़ायदा है स्टॉप एंड वेट से, यानी यहाँ पे स्टॉप एंड वेट नहीं करना पड़ता सेंडर को, बल्कि सेंडर कॉन्टीन्यूसली फ्रेम सेंड करता रहता है और रिसीवर जब कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ फ्रेम्स रिसीव कर लेता है तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजता जाता है। जैसे सहूलत होती है रिसीवर को, जैसे सहूलत होती है सेंडर को, सेंडर ने कॉन्टीन्यूसली सेंड करते जाना है और रिसीवर ने उसे रिसीव करते जाना है। बेसिकली अगर इसके लिए हम देखें तो सेंडर साइड और रिसीवर साइड पे विंडो की डायरेक्शन क्या होती है। विंडो की डायरेक्शन इस तरह से कि सेंडर साइड पे विंडो जो है फॉरवर्ड मूव करती जाती है और रिसीवर साइड पे विंडो भी फॉरवर्ड मूव करती जाती है। जैसे जैसे सेंडर साइड पे एक एक फ्रेम सेंड होता जाता है तो जो है आपके पास विंडो की वॉल वो इन साइड मूव करती जाती है अगले फ्रेम पे। फिर उस अगले फ्रेम पे फॉर एग्जांपल 0 सेंड हो गया तो इस वॉल को हम यहाँ से हटा के 1 पे लगाते हैं। 1 वाला फ्रेम भी सेंड हो गया तो वॉल आगे चली जाएगी। लेकिन ये वॉल पूरी की पूरी आपके पास कैपेसिटी को कवर करेगी, यानी एक विंडो के अंदर अगर आपके पास 7 फ्रेम्स आ सकते हैं, अगर 0 और 1 सेंड हो गया तो फिर अगला जो विंडो हमने कहाँ से लेके कहाँ तक सेट करनी है, हमने 2 से लेके 0 तक सेट करनी है अगली विंडो। ठीक है, अप टू सो ऑन हम जैसे जैसे स्लॉट्स आते जाते आगे मूव करती सेंड होती जाएंगी, वैसे वैसे विंडो आगे मूव करती जाएगी। इस तरह रिसीवर जैसे जैसे फ्रेम रिसीव करता जाएगा, जैसे रिसीवर ने 0 रिसीव कर लिया, 1 रिसीव कर लिया तो ये विंडो की वॉल इनसाइड मूव करते हुए साइन वो 0 पे चली जाएगी। अगर उसने 2 भी रिसीव कर लिया तो फिर 3 से लेके वॉल आपके पास 1 पे चली जाएगी और इस तरह से वॉल्स आगे मूव करती जाएंगी। ठीक है, ये काम कैसे करता है देखते हैं जी। ये हमारे पास स्लाइडिंग विंडो का काम करने तरीका है। ये देखिए जी, सेंटर की साइड पे हमारे पास एक कॉन्टीन्यूसली फ्रेम्स की लिस्ट है 0 से लेके 6 तक, 7 तक और फिर दोबारा 0 से लेके 7 तक, कॉन्टीन्यूसली 0 से लेके 7 तक। जैसे ही आपके पास 0 से लेके 7 तक कंप्लीट होते हैं फिर दोबारा काउंटिंग 0 से शुरू हो जाती है। स्मॉल फ्रेम्स की फॉर्म में डाटा मूव करता है। जैसे कि देखें 0 वाला डाटा का 0 वाला फ्रेम मूव किया, ये वॉल आपके पास अंदर मूव कर गई, यानी आगे मूव कर गई। ठीक है जी, आगे मूव कर गई और इसका साइज़ कम हो गया, श्रिंक हो गई ये वॉल। ठीक है, कब तक हमने इसका साइज़ कम रखना है, जब तक कि हम एक्नॉलेजमेंट रिसीव ना कर लें रिसीवर की तरफ से। देखें जी, सेंडर ने अपनी विंडो एक 7 साइज़ की विंडो सेट की, उसमें उसने डाटा 0 सेंड किया। ठीक है, और विंडो अंदर की तरफ श्रिंक हो गई और विंडो का साइज़ अब 6 रह गया। ठीक है, अब उसने जो है एक और फ्रेम डाटा 1 सेंड किया, रिसीवर ने 0 रिसीव कर लिया तो उसकी वॉल अंदर आ गई, उसने 1 भी रिसीव कर लिया तो उसकी वॉल भी और अंदर चली गई। अब रिसीवर ने जब 0 और 1 रिसीव कर लेना है तो फिर उसने सेंडर को रिस्पॉन्स भेजना है एक्नॉलेजमेंट का। अब एक्नॉलेजमेंट के मैसेज का फ्रेम का नंबर हमेशा जो प्रीवियस डाटा का फ्रेम सेंड किया हुआ है उससे एक आगे होता है। क्यों आगे होता है? क्योंकि रिसीवर सेंडर को ये बताना चाहता है कि मैंने 0 और 1 फ्रेम रिसीव कर लिए हैं, अब मुझे डाटा 2 सेंड करो। यानी कि रिसीवर एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट किस तरह से भेजता है, रिसीवर बताता है कि मैंने कितने फ्रेम्स रिसीव कर लिए हैं और उससे अगला मुझे कौन सा फ्रेम चाहिए। यानी अगर उसने 1 तक रिसीव कर लिए तो वो एक्नॉलेजमेंट 2 सेंड करेगा, अगर उसने 3 तक रिसीव कर लिए तो वो एक्नॉलेजमेंट 4 सेंड करेगा, अगर उसने 2 तक रिसीव कर लिए हैं तो वो एक्नॉलेजमेंट 3 सेंड करेगा। ठीक है, सो जैसे ही रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट 2 सेंड की तो अब सेंडर जो है कंफर्म हो गया उसको कि 0 और 1 रिसीवर ने रिसीव कर लिए हैं, इसलिए अब वो अपनी विंडो का साइज़ बढ़ाते हुए 2 और स्लॉट उसके अंदर ऐड करके साइज़ 7 कर लेता है। फिर उसी तरह सेंडर जो है नेक्स्ट डाटा का फ्रेम भेजता है, डाटा 2, क्योंकि रिसीवर ने डिमांड किया है डाटा 2 का, क्योंकि उसने एक्नॉलेजमेंट 2 भेजा था। डाटा 2 भेजता है, डाटा 2 रिसीव करने के बाद रिसीवर लेट से दोबारा एक्नॉलेजमेंट भेज देता है 3 की। इसका मतलब है कि उसने 2 तक रिसीव कर लिया, अब 3 सेंड करो। सेंडर 3 भी सेंड करता है, 4 भी सेंड करता है और 5 भी सेंड करता है, लेकिन अपने विंडो के साइज़ को वो छोटा ही रखता है, बड़ा नहीं करता जब तक कि वो एक्नॉलेजमेंट सेंड किए हुए फ्रेम्स की एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं कर लेता। लेट्स से अब रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट 6 मिली है, एक्नॉलेजमेंट 6 मिलने के बाद उसे कंफर्म हो गया कि 5 फ्रेम्स 0 से लेके 5 तक फ्रेम्स कंफर्म रिसीव हो गए हैं रिसीवर को। तो अब और अब उसने डाटा 6 सेंड करना है और साथ ही साथ वो अपनी विंडो की वॉल को भी आगे बढ़ा के विंडो का साइज़ भी पूरा कर लेता है, 7 कर लेता है। सेम रिसीवर साइड पे भी यही प्रोसीजर चलता रहता है। याद रखिएगा, एक्नॉलेजमेंट का फ्रेम स्लाइडिंग विंडो में हमेशा जो है एक नंबर ज़्यादा होगा उससे, जो कि प्रीवियस डाटा का फ्रेम सेंड हुआ है उससे एक नंबर फर्दर ही होगा।
सो स्लाइडिंग विंडो हमारे पास एक आसान है तो डिफ़िकल्ट मेथड, लेकिन हमारे पास इसमें जो हमारे पास परफॉर्मेंस का जो हमारे पास लॉस आता है, यानी जिसमें स्टॉप एंड वेट में जब सेंडर को स्टॉप करना पड़ता है अपनी कम्युनिकेशन को और वेट करना पड़ता है, वो टाइम जो वेस्ट होता है उस वेस्टेज को बचाने के लिए हमारे पास स्लाइडिंग विंडो बेस्ट है, जिसमें हमारे पास कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता और कॉन्टीन्यूसली फ्रेम्स जो हैं वो मूव करते जाते हैं और रिसीवर जैसे जैसे रिसीवर रिसीव करता जाता है एक्नॉलेजमेंट भेजता जाता है और एक्नॉलेजमेंट मिलने पे सेंडर जो है अपनी विंडो को आगे फॉरवर्ड मूव करता जाता है। ठीक है जी, ये दूसरा तरीका है हमारे पास फ़्लो को कंट्रोल करने का। फ़्लो कंट्रोल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा लिंक लेयर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है एरर कंट्रोल करना। एक्चुअली फ़्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। लिंक्ड इस तरह से हैं कि फ़्लो कंट्रोल के अंदर अगर सेंडर ये देखता है कि रिसीवर वो बर्डन ना हो और एक-एक फ्रेम करके या जो है प्रॉपर्ली फ्रेम रिसीव कर ले और उसके बाद मैं उसे अगले फ्रेम भेजूँ, यानी बारी-बारी से फ्रेम भेजूँ ताकि रिसीवर के पास रश ना लग जाए और वो किसी फ्रेम को मिस ना कर दें। तो एक्चुअली एरर कंट्रोल के अंदर यही मैनेज किया जाता है कि फ़्लो कंट्रोल करने के बावजूद भी अगर रिसीवर के पास कुछ फ्रेम्स पहुंचने से मिस हो गए हैं या फिर कुछ फ्रेम्स प्रॉपर नहीं पहुंचे, यानी कुछ तो रास्ते में लॉस्ट हो गए हैं या कुछ फ्रेम्स जो है वो डैमेज हालत में पहुंचे हैं, करेक्ट नहीं पहुंचे हैं, तो उस केस में जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली एरर कंट्रोल की टेक्निक डाटा लिंक लेयर अप्लाई करती है। और एरर कंट्रोल को अप्लाई करने के दो तरीके हैं, स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एंड स्लाइडिंग विंडो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। और स्लाइडिंग विंडो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट को दो तरीकों से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिजेक्ट के थ्रू। बहरहाल जी, एरर कंट्रोल के अंदर अगर हम स्टॉप एंड वेट की बात करें या स्लाइडिंग विंडो की बात करें, दोनों में ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट जनरेट होती है। अब ये ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या है? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट बेसिकली एक ऑटोमेटिकली जनरेट होने वाली रिक्वेस्ट है रिपीटेशन की। रिपीटेशन की मीन्स रिसीवर की तरफ से सेंडर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है जिसमें रिसीवर सेंडर को रिक्वेस्ट करता है कि जो मैसेज तुमने, जो फ्रेम्स तुमने मुझे भेजे हैं, कोई एक पर्टिकुलर या कोई नंबर ऑफ़ फ्रेम्स जो तुमने मुझे भेजे हैं वो या तो लॉस हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं, यानी उनमें कोई एरर आया है, तो अब उन फ्रेम्स को रीट्रांसमिट करो, रीसेंड करो। इसे हम ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट करते हैं। और अगर हम ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट को स्टॉप एंड वेट के साथ इंप्लीमेंट करें तो स्टॉप एंड वेट के साथ इंप्लीमेंट करते हुए वही तरीका रहेगा, यानी सेंडर मैसेज डाटा का फ्रेम सेंड करेगा और वेट करेगा, स्टॉप करेगा अपनी कम्युनिकेशन और वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट की, किसकी तरफ से, रिसीवर की तरफ से। और जैसे ही उसे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी वो नेक्स्ट डाटा का फ्रेम सेंड कर देगा। लेकिन स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप स्टॉप एंड वेट से एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा एरर कंट्रोल करने के लिए स्टॉप एंड वेट के अंदर। वो एक्स्ट्रा काम की ये है कि सेंडर अपनी साइड पे एक बफर बनाएगा और रिसीवर भी अपनी साइड पे एक बफर बनाएगा। बफर क्या होगा जी? एक टेम्पररी स्मॉल स्टोरेज एरिया होगा। वो किस मकसद के लिए बनाएंगे? सेंडर जब डाटा सेंड करेगा तो जिस फ्रेम को वो सेंड करेगा उस फ्रेम को वो अपने बफर में भी उसकी एक कॉपी बना के रखेगा और फिर वो सेंडर को वो फ्रेम सेंड करेगा। ठीक है, रिसीवर को वो फ्रेम सेंड करेगा और रिसीवर उस फ्रेम को रिसीव करने के बाद अपनी मशीन में लेके जाने से पहले, यानी रिसीव करने से पहले पहले कह लें जी, रिसीवर तक जैसे ही वो फ्रेम पहुंचेगा तो सबसे पहले रिसीवर की बफर में रखा जाएगा। और जब तक रिसीवर ये तसल्ली नहीं कर लेगा, ये कंफर्म नहीं कर लेगा कि मैसेज के अंदर कोई, फ्रेम के अंदर कोई एरर नहीं है, तब तक वो उसे रिसीव नहीं करेगा और एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा सेंडर को। सो बेसिकली स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आप सेंडर एंड रिसीवर अपने पास एक एक बफर बनाएंगे। आप ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के अंदर किस तरह से एरो को कंट्रोल किया जाता है इस फिगर से देखते हैं। देखें जी, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सेंडर ने रिसीवर को डाटा मैसेज भेजा, डाटा 0 फ्रेम, और रिसीवर उसे एक्नॉलेजमेंट 1 भेजेगा। एक्चुअली यहाँ पे जो डाटा और एक्नॉलेजमेंट के फ्रेम्स ट्रांसफ़र होंगे वो 0 और 1 से ही नंबर होंगे। सेंडर हमेशा नंबर 0 के साथ डाटा सेंड करेगा, डाटा फ्रेम सेंड करेगा, और रिसीवर हमेशा फ्रेम नंबर 1 के साथ, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 के साथ जो है एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। सो ऑल्टरनेटिवली 01 01 01 मूव करते रहेंगे हमारे पास इसके अंदर कम्युनिकेशन में। लेकिन जी फर्स्ट टाइम सेंडर ने डाटा 0 भेजा तो इसका मतलब है रिसीवर ने कहा कि मैंने फ्रेम 0 रिसीव कर लिया। अब वो एक्नॉलेजमेंट 1 भेजता है, इसका मतलब है कि वो कहता है सेंडर को मुझे अब नेक्स्ट डाटा का मैसेज भेजो। नेक्स्ट डाटा का मैसेज सेंडर डाटा 1 के नंबर से भेजता है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट 1 आई थी तो इसलिए वो डाटा 1 वाला फ्रेम भेजता है। अब अगर सेंडर ने डाटा 1 भेजा तो
रिसीवर उसे एक्नॉलेजमेंट 0 भेजेगा, क्योंकि हमने क्या कहा है 0 और 1 ऑल्टरनेटिवली मूव करते रहते हैं। अगर डाटा 0 हो जाता है तो एक्नॉलेजमेंट 1 के लिए आती है, अगर डाटा 1 आता है तो एक्नॉलेजमेंट 0 की आती है, मीन्स नेक्स्ट फ्रेम जो भेजना है उसके लिए आती है। लेट्स से अब सेंडर ने रिसीवर को सेंड करते हुए डाटा 0 सेंड किया है, फ्रेम 0 सेंड किया है, लेकिन उसके अंदर एरर आ गया। एरर आ गया तो ज़ाहिर बात है रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट तो नहीं भेजेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वाले फ्रेम का नंबर नहीं होता। वो अंडरस्टूड होता है कि सेंडर ने अभी अभी जो फ्रेम भेजा है वो रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ और उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी है, क्योंकि हम स्टॉप एंड वेट की बात करें। स्टॉप एंड वेट में सेंडर नेक्स्ट फ्रेम तो तब तक भेज ही नहीं सकता जब तक रिसीवर प्रीवियस वाला जो उसने अभी सेंड किया है करंट वाला फ्रेम वो रिसीव ना कर ले। इसलिए अगर जो है रिसीवर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है तो किसकी भेजता है, अभी अभी करंटली जो सेंडर ने फ्रेम सेंड किया था उसकी भेजता है। और हमें पता है कि सेंडर ने अगर डाटा 0 रिसीवर को सेंड किया तो उसने उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखी है। अब अगर रिसीवर को सेंडर को रिसीवर की तरफ से पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट की बजाय नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो सेंडर क्या करते हैं, अपनी बफर में से वही फ्रेम उठा के दोबारा डाटा 0 को रीसेंड कर देता है और वेट करने लग जाता है दोबारा रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट का। जब उसे एक्नॉलेजमेंट 1 मिलती है तो फिर वो नेक्स्ट डाटा 1 भेजता है एंड फिर एक्नॉलेजमेंट 0 के लिए वेट करता है एंड आपको सोन ऐसे ही डाटा की कम्युनिकेशन होती रहती है। जब ए के पास डाटा खत्म हो जाता है सेंड करने के लिए तो पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे भी सेंड कर देता है। ठीक है, यहाँ पे नोटिसेबल क्या बात है, नोटिसेबल बात ये है कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आने के केस में सेंडर को डायरेक्टली पता होता है कि कौन से फ्रेम के अंदर एरर आया और वो उस फ्रेम को, उस डैमेज्ड फ्रेम को रीसेंड कर देता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास एरर के अंदर दो तरह के फ्रेम्स हो सकते हैं, फ्रेम्स डैमेज भी हो सकते हैं और फ्रेम लॉस्ट भी हो सकते हैं। फ्रेम डैमेज होने के केस में तो रिसीवर ने डायरेक्ट बता दिया ना, रिसीवर ने फ्रेम रिसीवर के पास पहुंचा और उसने देखा उसके अंदर जो है ना कोई प्रॉब्लम है, एरर है। ठीक है, रिसीवर के पास रिसीव हुआ, उसने देखा फ्रेम में एरर है तो उसने डैमेज फ्रेम का फौरी तौर पर रिसीवर को बताया नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के साथ, और रिसीवर ने डाटा को रीसेंड कर दिया, उसी फ्रेम को रीसेंड कर दिया। लेकिन व्हाट इफ़ फ्रेम इज़ लॉस्ट, कि अगर फ्रेम गुम हो जाए तो फिर क्या करते हैं, फिर स्टॉप एंड वेट के अंदर एरर को कैसे कंट्रोल करते हैं। देखें ना, फ्रेम ज़रूरी तो नहीं कि ख़राब ही हो सकता है दरमियान में कहीं गुम भी हो गया हो। अच्छा, और अब फ्रेम भी हमारे पास 3 तरह के हैं, तो कौन सा फ्रेम गुम हो तो किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा उसे देखते हैं। देखिए जी, डाटा का फ्रेम लॉस हो सकता है, यानी डाटा पहुंचा ही नहीं रिसीवर तक। एक्नॉलेजमेंट का फ्रेम लॉस्ट हो सकता है, यानी रिसीवर के पास डाटा पहुंचा तो है लेकिन उसके अंदर क्या प्रॉब्लम, उसके डाटा तो पहुंचा है लेकिन रिसीवर ने जो एक्नॉलेजमेंट सेंडर को भेजा है वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, यानी डाटा पहुंच गया, पहले तो हमारे पास लॉस्ट डाटा फ्रेम में तो ये है ना कि डाटा फ्रेम ही गुम हो गया, वही सेंडर तक नहीं, सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंचा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि डाटा तो रिसीवर तक पहुंच गया लेकिन रिसीवर ने जो रिस्पॉन्स भेजा एक्नॉलेजमेंट का वो सेंडर को नहीं मिला। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि डाटा रिसीवर को रिसीव हुआ लेकिन उसके अंदर एरर था और एरर की वजह से उसने जो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वाला मैसेज भेजा वो ही सेंडर को रिसीव नहीं हुआ। तीनों केसेस में सेंडर फर्दर मैसेज नहीं भेजेगा, क्योंकि अगर तो डाटा फ्रेम लॉस्ट हो गया तब भी रिसीवर ने उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी, और अगर रिसीवर सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो वो डाटा जो है फर्दर नेक्स्ट मैसेज सेंड नहीं करेगा बल्कि प्रीवियस मैसेज को ही रीसेंड करेगा। इसी तरह अगर रिसीवर ने रिसीव कर लिया फ्रेम लेकिन एक्नॉलेजमेंट का मैसेज उसने सेंडर को भेजा था, अगेन अब सेंडर ने यहाँ पे भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं की। लॉस्ट डाटा फ्रेम के केस में भी सेंडर को एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट के फ्रेम के केस में भी सेंडर को एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, यानी सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिली ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों के केस में अगर सेंडर को एक्नॉलेजमेंट के लिए वो वेट कर रहा था, स्टॉप करके वेट कर रहा था, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक टाइम तक उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो ज़ाहिर बात है सेंडर जो है उसी फ्रेम को, जो उसने फ्रेम भेजा है जिसके लिए उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, उसे रीसेंड करेगा। तीसरा केस है कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट गुम हो जाए, यानी रिसीवर ने रिसीव किया लेकिन एरर था और उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी, तो उस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वाले मैसेज को सेंडर को वो नहीं मिला, यानी सेंडर को ना तो एक्नॉलेजमेंट मिली है ना नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिली है, यानी अगेन सेंडर उसी पॉइंट पे खड़ा है कि सेंडर को कुछ नहीं पता मैसेज लॉस्ट हुआ है, डैमेज हुआ है, डाटा फ्रेम लॉस हुआ है, एक्नॉलेजमेंट फ्रेम नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, यानी सेंडर को कोई रिस्पॉन्स अगर नहीं मिला
तो अगेन वो एक स्पेसिफिक टाइम आउट के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद डाटा को रिसीव कर देगा। ये देखें जी, लॉस्ट डाटा फ्रेम के केस में क्या हो रहा है, ये डाटा सेंडर ने डाटा 0 सेंड किया रिसीवर को, लेकिन रिसीवर को वो रिसीव नहीं हुआ, रास्ते में लॉस्ट हो गया। तो क्या करेगा, सेंडर जो है एक स्पेसिफिक टाइम तक वेट करने के बाद, जब उसे एक्नॉलेजमेंट या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, तो वो अपने बफर में से डाटा 0 को उठाकर दोबारा डाटा को सेंड कर देगा, डाटा 0 को, और फिर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का। लेट्स से अब डाटा रिसीव हो गया है, रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट 1 भेजेगा और वो नेक्स्ट डाटा 1 एंड देन एक्नॉलेजमेंट 0 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे जी देखें, एक्नॉलेजमेंट का फ्रेम लॉस हो गया, सेंडर ने रिसीवर को डाटा 0 भेजा, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट 1 भेजा, लेकिन सेंडर को रिसीव नहीं हुआ। तो सेंडर तो इसी ख्याल में कि या तो डाटा पहुँचा नहीं या फिर डाटा में कोई एरर है। बहरहाल अगर सेंडर को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, तो वो अपना वेट करना स्टॉप करता है और उसी डाटा फ्रेम को रीसेंड कर देता है। इसी तरह अगर रिसीवर ने डाटा रिसीव किया हो और उसमें एरर हो और वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजे और वो लॉस हो जाए दरमियान में, यानी सेंडर तक ना पहुंचे, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद सेंडर दोबारा उसी फ्रेम को रीसेंड कर देता है। ये है जी हमारे पास स्टॉप एंड वेट एरर कंट्रोल टेक्निक। स्लाइडिंग विंडो एरर कंट्रोल टेक्निक को देखते हैं आप। स्लाइडिंग विंडो एरर कंट्रोल टेक्निक में क्या होता है, लेकिन जी हमने स्लाइडिंग विंडो के अंदर क्या कहा था, सेंडर रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट का वेट किए बगैर फ्रेम्स को सेंड करता जाता है। देखें जी, सेंडर ने कम्युनिकेशन स्टार्ट की, उसने डाटा 0 सेंड किया, उसने फ्रेम 1 सेंड किया, उसने फ्रेम 2 सेंड किया, लेकिन फ्रेम 2 सेंड करने के बाद उसने फ्रेम 3 और 4 भी सेंड कर दिया, लेकिन रिसीवर की तरफ से उसे जो है ठीक है, उसने डाटा फ्रेम 0 सेंड किया, 1 किया और 2 सेंड किया, और 2 सेंड करने के बाद उसे एक्नॉलेजमेंट 3 का मैसेज आया। एक्नॉलेजमेंट 3 का मैसेज जिस सेंडर रिसीवर को रिसीव हुआ है, तो उसने 3 और 4 आगे यानी नेक्स्ट मैसेज उसने सेंड कर दिए हैं। लेट्स से उसने जो 3, 4 और 5 भी सेंड कर दिए हैं, देखे ना, उसने 3, 4 और 5 भी सेंड कर दिए हैं, क्योंकि इसे एक्नॉलेजमेंट 3 जब मिली है 0, 1 और 2 के बाद, इसका मतलब है अब वो नेक्स्ट फ्रेम्स भेज देगा। लेट्स से उसने अगले 3 फ्रेम्स 3, 4, 5 सेंड कर दिए हैं, लेकिन 3, 4, 5 को रिसीव करते हुए थर्ड वाले फ्रेम के अंदर रिसीवर को मिला है एरर मिला, तो उस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा 3 की। अब यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नंबर्ड होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम्स हैं। स्टॉप एंड वेट के अंदर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नंबर्ड इसलिए नहीं थी क्योंकि एक ही फ्रेम जा रहा था और एरर आना था तो उसी के अंदर आना था, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम्स गए हुए हैं, तो किस फ्रेम के अंदर एरर आया है उस फ्रेम का नंबर भी सेंडर को बताना ज़रूरी है। इसलिए अगर 3 के अंदर एरर आया है, तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वाला फ्रेम वाला 3 वाला फ्रेम जाएगा सेंडर के पास जैसे ही नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 3 आया, तो उसे पता चला कि 3 वाला फ्रेम प्रॉपर रिसीवर के पास नहीं पहुंचा, तो वो क्या करेगा, चूँकि ये गो बैक एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है, इसलिए वो एन लोकेशंस बैक जाएगा, यानी 3 पे वापस जाएगा और 3 से लेके आगे उसने जितने भी फ्रेम सेंड कर दिए थे उन्हें रीसेंड कर देगा, यानी 3, 4 और 5 को रीसेंड कर देगा। ये हमारे पास गो बैक एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, जिसके अंदर स्लाइडिंग विंडो होने की वजह से सेंडर ने 3 फ्रेम सेंड किए, एक्नॉलेजमेंट 3 मिलने की वजह से नेक्स्ट 2 फ्रेम सेंड किए, लेकिन एक फ्रेम के अंदर उसके पास एरर आया, तो वो उस फ्रेम के बारे में जैसे ही उसे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिली, तो उसने क्या किया, उस फ्रेम से लेके आगे जितने भी फ्रेम्स उसने सेंड कर दिए थे उन सबको रीसेंड कर दिया। ये है हमारे पास गो बैक एन, यानी जब सेंडर जो है एन लोकेशंस पीछे जाके एन फ्रेम्स को रीसेंड करता है। सो बेसिकली इस टेक्निक के अंदर में एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि 4 एंड 5 रिसीवर ने प्रॉपरली रिसीव कर लिए थे, उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन चूँकि 3 के अंदर एरर आया था, दैट इज़ वाई उसने 3 को भी डिस्कार्ड कर दिया, 4 को भी और 5 को भी, और सेंडर को उन तीनों फ्रेम्स को, यानी जहाँ से एरर आना शुरू हुआ उससे आगे वाले सारे फ्रेम सेंडर ने रिसीवर ने डिस्कार्ड किया, और सेंडर ने एरर वाले फ्रेम से लेकर अगले जितने भी फ्रेम्स थे उन्हें रीसेंड किया। सो बेसिकली यहाँ पे एक तरह का हमारे पास परफॉर्मेंस का ओवरहेड आ रहा है। सो देखते हैं कि हमारे पास सिलेक्टिव रिजेक्ट ARQ क्या करता है। जी गो बैक एन को ही वो लॉस्ट डाटा फ्रेम के साथ बता रहे हैं। देखिए जी यहाँ पे 0, 1 और 2 उसने सेंड किए, लेकिन 3 वाला लेकिन 2 वाला जो है वो लॉस हो गया कहीं पे, तो सेंडर ने ये डाटा 3 भी भेज दिया, लेकिन उसे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 2 की तरफ से मिल गई, तो वो अब क्या करेगा, ज़ाहिर बात है सेंडर ने रिसीवर ने 1 और 0 और 1 रिसीव किया है, उसने 2 रिसीव नहीं किया, 3 रिसीव चाहे हो भी किया उसे, लेकिन वो उसे डिस्कार्ड करेगा और रिसीवर को बताएगा, सेंडर को बताएगा कि मुझे 2 वाला फ्रेम रिसीव नहीं हुआ, तो अब सेंडर 3 और 4 को दोबारा सेंड करेगा, चाहे उसने तब तक कितने भी फ्रेम सेंड कर दिए हुए, उसने तब तक 3 और 4 दोनों सेंड कर दिए हुए थे 2 के बाद, लेकिन चूँकि उससे 2 की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिली है, इसलिए वो 3 और 4 को डिस्कार्ड करके 2, 3 और 4 को रीसेंड करेगा। ये तब है जब डाटा
में एरर नहीं आया बल्कि डाटा का फ्रेम पहुंचा ही नहीं है, तो जो जहां से फ्रेम नहीं पहुंचा वो फ्रेम और उससे अगले सारे फ्रेम्स को रीसेंड किया जाएगा, जैसे कि 2 3 4 को रीसेंड किया। गो बैक एंड में अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाती है तो उसमें क्या होगा, देखें जी, सेंडर ने 0 1 और 2 फ्रेम सेंड किए, रिसीवर ने रिसीव भी कर लिया, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट 3 भी भेज दी, ठीक है, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर को रिसीव ही नहीं हुई है। तो अगर उसके बाद उसने 4 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी फ्रेम सेंड किए होंगे उन सबको डिस्कार्ड करेगा, और जहाँ तक उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, यानी उसे एक्नॉलेजमेंट 3 यानी 0 1 2 की एक्नॉलेजमेंट उसे नहीं मिली, तो उन फ्रेम्स को रीसेंड कर देगा। सो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास हर तरह का फ्रेम डैमेज भी हो सकता है, अगेन हमारे पास जब फ्रेम्स डैमेज भी हो सकते हैं और लॉस्ट भी हो सकते हैं। उन सारे केसेस में अगर हम जो है बात करें स्लाइडिंग विंडो की, तो स्लाइडिंग विंडो में अगर तो हम गो बैक एंड पे हैं तो जहाँ से एक्नॉलेजमेंट मिलना शुरू नहीं हुई उन सारे फ्रेम्स को दोबारा सेंड किया जाएगा, क्योंकि गो बैक एंड की बात है, यानी एंड फ्रेम्स को रीसेंड किया जाएगा। सिलेक्टिव रिजेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिस फ्रेम के अंदर एरर आया है उस फ्रेम को रीसेंड किया जाएगा। किस तरह से, देखें जी, ये देखें जी, सेंडर ने डाटा 0 1 और 2 सेंड किया, रिसीवर ने उन्हें रिसीव किया, लेकिन फ्रेम 2 के अंदर जो है उसे एरर मिला। अब वो क्या करेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जब 2 के भेजेगा तो उसके बाद देखें यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, सेंडर ने 0 1 और 2 के बाद 3 4 और 5 भी भेज दिया हुआ है। 3 4 और 5 भेजने के बाद, यानी 6 फ्रेम्स भेजने के बाद उसे रिसीवर की तरफ से 2 वाले फ्रेम की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिल गया। अगर तो ये गो बैक एंड होता तो 2 के बाद वाले 2 को 3 4 और 5 चारों को डिस्कार्ड करके 2 से लेके 5 तक दोबारा सेंड किया जाता, लेकिन चूंकि ये सिलेक्टिव रिजेक्ट है इसलिए जिस फ्रेम के अंदर सिर्फ एरर आया है उसको टारगेट किया और उसे ही रीसेंड किया, बाकी जो फ्रेम्स सेंड हो चुके थे उन्हें डिस्कार्ड करके रीसेंड नहीं किया। ये है सिलेक्टिव रिजेक्ट, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो सिलेक्टिव रिजेक्ट में हमारे पास फ़ायदा क्या होता है, हमें मल्टीपल फ्रेम्स को रीसेंड नहीं करना पड़ता, लेकिन इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास क्या ओवरहेड क्या है इसके अंदर, वही है कि हमें स्पेसिफिक फ्रेम को आइडेंटिफाई करना और उसे रीसेंड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कोडिंग की यहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक है जी, और आपके पास सिलेक्टिव रिजेक्ट एक एक्सपेंसिव मेथड भी है, ये इन दोनों का कंपैरिजन है। सो ये है हमारे पास डाटा लिंक लेयर और उसके फंक्शंस।